Hello students, welcome to the channel. Today in this video, I am going to explain figures of speech. Children, बहुत सारे सवाल मेरे पास आए फिगर्स ऑफ स्पीच को लेकर, इसीलिए आज मैं आपके सामने फिगर्स ऑफ स्पीच पे ही एक्सप्लेनेशन की वीडियो बना रहा हूँ। इसको आप लास्ट तक देखिए वीडियो को, और जो भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, और जो वीडियो पे नए हैं, जो चैनल पे नए हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए शुरू करते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच होती क्या है? देखिए, आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं, फिगर्स ऑफ स्पीच जिस तरीके से किसी वुमेन के लिए ऑर्नामेंट, उनकी ब्यूटी को बढ़ाने का काम करता है, उसी तरह फिगर्स ऑफ स्पीच स्पीच की ब्यूटी को बढ़ाता है। यानी कि बात को कहने के दो तरीके हो सकते हैं। एक है ऑर्डिनरी तरीका, एक साधारण तरीके में आप अपने बात को एक्सप्रेस करते हैं, और दूसरा तरीका जो है जिसमें आप उसमें कुछ इफेक्ट के साथ बातों को करते हैं। जब भी हम एक्स्ट्रा इफेक्ट डालने की कोशिश करते हैं, चाहे आप टेक्नोलॉजी के सेंस में भी समझें कि कई बार हम कोई फोटो भी खींचते हैं तो उसको हम किस तरह से एडिट करके और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी तरीके से वट एवर वी आर एक्सप्रेसिंग, what views we are expressing, especially in poem or whether it is a poem or prose, whenever we are expressing something, there may be two ways of expressing the thing, either in the ordinary way or in a very special way. So figures of speech is basically a departure from this ordinary form of expression to a very special form of expression. So let us, without any wastage of time, start with understanding of some of the common figures of speech. Okay, so first we take simile. सिमिली जो फिगर ऑफ स्पीच है, बहुत ही कॉमन फिगर ऑफ स्पीच है, ज़्यादातर बच्चों को ये मालूम भी है। और हम ये समझते हैं कि सिमिली में क्या होता है कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं कोई दो अनलाइक चीज़ों का, टू डिफरेंट थिंग्स व्हेन दे आर कंपेयर्ड, जब दो अलग अलग चीज़ें हम कंपेयर करते हैं, ध्यान से सुनिए, जब दो अलग अलग चीज़ें हम कंपेयर करते हैं, दोनों चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए। व्हेन टू अनलाइक थिंग्स आर कंपेयर्ड, okay, and we also use words like, as, so, इस तरह के वर्ड्स हम इसमें यूज करते हैं। तो बच्चे आसानी से पता भी कर लेते हैं, जहाँ पे भी किसी लाइन में वो लाइक वर्ड देखते हैं, सो देखते हैं या एज देख लेते हैं, तो उनको तुरंत पता चल जाता है कि यहाँ पर सिमिली यूज हुआ है। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखना है कि जो सिमिली में हम पहले जैसे मैंने बताया, वी कंपेयर टू different things, okay, but there has to be at least one point in common between those two things. एक ना एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, भले ही हम दो अलग अलग चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। वी आर कंपेयरिंग टू डिफरेंट थिंग्स, ओके, वी आर कंपेयरिंग टू डिफरेंट थिंग्स, बट देयर हैज टू बी एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, ओके। We generally understand that, we only understand the half of it. We simply think that simile is used when two unlike things are compared, but that is not the complete definition. In the complete definition, we would say, yes, it is true. In simile, we compare two unlike things, two different things. At the same time, it also has to be kept in mind that those two things should have one point in common. Plus, also we have to keep in mind, two same things cannot be, whenever two same things are compared, we will say that simile is not being used there, right? So let me tell you, when two different things are being compared, right? जब दो अलग अलग चीजें जो है कंपेयर की जाती है, ठीक है, एंड दे हैव वन पॉइंट, एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, ओके, तो एक चीज जो है उनमें कॉमन होनी चाहिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिमिली में दो अलग अलग चीजों को कंपेयर करते हैं, लेकिन एक चीज उसमें कॉमन होनी चाहिए। एंड वी यूज वर्ड्स लाइक, कैन से like will be used, so we don't need to write it again. We use words
For example, like, as and so. ओके, तो बच्चों यहाँ पे जो एग्जांपल्स मैंने यहाँ नोट किए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि जो वर्ड्स यूज किया है सिमिली में, लाइक, एज, सो. ओके, whenever we see the use of words such as like, as, so in any poem, in any stanza, in any um, line, in any sentence, okay, then we will say that there we have used the figure of speech simile. Like here, I read it out. Oh, my love is like a red, red rose. So this is one line from a poem that I have noted down. Life is as tedious as twice told tale. So here you can see the use of as there. Okay. The Assyrian came down like a wolf. Now we have many more common forms of simile in our life that we can use, like as cold as ice, as soft as butter, or as white as snow. Okay, these are the words that we can use. So it's very easy, quite easy to understand what is a simile. I hope you have understood it. And so we are going to discuss metaphor next. See, metaphor is what, as I written here, a metaphor is an implied simile. It is like simile only, but there is a difference. In simile, as I just now noted, that we use words like, as, these are the words that are used. So in simile, we make comparison, and in metaphor also we make comparison. Then what is the difference between the two? In simile, we use words like as, like, but in metaphor we don't use words like as. Whenever two unlike things are being compared, without the use of like, as. Okay, so in simile we might say that yes, a thing, two different things, when they are being compared, they might not be 100% matching, but when the degree of comparison is 100% matched, when we compare one thing with another thing and we take that thing for granted, okay, we take that thing for granted and we assume that that thing has become the thing which we are comparing it with. मतलब हम जिस चीज से कंपेयर कर रहे हैं, दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं. ओके, मेटाफोर में क्या होता है कि हम जिस चीज से उसको कंपेयर कर रहे हैं उसको टेकन फॉर ग्रांटेड मान लेते हैं, और टेकन फॉर ग्रांटेड मानने के बाद हम उसमें बिल्कुल ऐसा मान लेते हैं कि दोनों जो चीजें हैं वो एक ही बन गई है. ओके, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं. एग्जाम्पल देखिए, यहां समझते हैं. जैसे हम बात करते हैं, महाराणा प्रताप was like a tiger in the battlefield. ये तो आपका सिमिली का एग्जाम्पल हो गया जिसमें हमने लाइक यूज किया है. ओके, अगर हम मेटाफोर बात करते हैं तो मेटाफोर में क्या है कि हम लिखेंगे महाराणा प्रताप को किससे कंपेयर किया जा रहा है? टाइगर से कंपेयर किया जा रहा है. ओके, इसमें हमने लाइक यूज किया है जो कि सिमिली का एग्जाम्पल है. ये एग्जाम्पल हो गया सिमिली. ओके, अब मेटाफोर का अगर एग्जाम्पल दिखा रहे हैं हम कैसे डिफरेंस को समझ पाए, इसमें हम क्या करते हैं, महाराणा प्रताप को टाइगर से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो कंपैरिजन का डिग्री है वो इतना ज्यादा है, वो 100% मैच कर रहा है, और हम ये बिलीव करते हैं कि ये दोनों चीजें, ये दोनों ऑब्जेक्ट या दोनों जो चीजें हम कंपेयर कर रहे हैं वो एक है. ठीक है, हम दोनों को एक मानने लगते हैं. जैसे महाराणा प्रताप वॉज ए टाइगर इन द बैटलफील्ड. ओके, ये क्लियर है आपको? So is it easily understandable? You can see here I have written, just to understand the difference between a simile and a metaphor, we have to see Maharana Pratap was like a tiger in the battlefield. Maharana Pratap and tiger are being compared by using the word like there. So here simile has been used, and in case of metaphor, which is an implied simile, so metaphor भी एक तरह का simile ही है,
तो आप ये देख सकते हैं महाराणा प्रताप वॉज अ टाइगर, यहाँ पर हमने महाराणा प्रताप और टाइगर को एक मान लिया। ओके, तो इस तरीके से जो है आप ये समझ सकते हैं कि हम इसमें और थोड़ा एग्जांपल देखते हैं कि जैसे हम मेटाफोर का और कुछ एग्जांपल लेते हैं। वी वर डिस्कसिंग द डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफोर। इन केस ऑफ सिमिली, एज आई सेड दैट वी यूज वर्ड लाइक, एज और सो, and we are comparing two unlike things. In metaphor, when we are comparing two unlike things, we believe those two things as one. Okay, so Maharana Pratap was a tiger in the battlefield. We can take some more examples here. Camel is the ship of desert. Okay, इस तरह से हम मेटाफोर का एग्जाम्पल दे सकते हैं। लाइफ इज ए डैगर टू हिज हार्ट। ठीक है, he was a wolf in slavery. ओके, इस तरह से हम एग्जांपल देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेटाफोर समझ में आया होगा। मेटाफोर में हम ये बात कर रहे हैं कि अ मेटाफोर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। इन दिस अगेन टू अनलाइक थिंग्स आर compared, and both the things are assumed to be only one thing. ओके, जो दोनों चीजें जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको हम एक ही चीज मान लेते हैं। फिर तो यहाँ पे मैंने आपको मेटाफोर का भी क्लियर मीनिंग बताया और इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है महाराणा प्रताप was a tiger in the battlefield, camel is a ship of desert, life is a dagger to his heart, he was a wolf in slavery. Okay, so children, we are going to discuss now personification, but before that we were discussing metaphor and simile. Children, always remember that metaphor is an implied simile. So metaphor can be compressed into a simile, and simile can also be expanded into a metaphor. So remember that whenever we are using words like, as, we say that we are using simile. But when we remove them, we are actually compressing it. And when we use words like, as, we are expanding it. Now the next figure of speech that we are going to discuss is personification. Personification में क्या होता है कि कोई भी नॉन लिविंग चीज, कोई भी नॉन लिविंग इनएनिमेट जिसको बोलते हैं, कोई भी नॉन लिविंग थिंग है या कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, ओके, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है या नॉन लिविंग थिंग है, उनको हम एट्रीब्यूट करते हैं कुछ ऐसे चीजों से, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स से जो लिविंग बींग्स के होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नॉन लिविंग थिंग है, चेयर हो गई या पेन हो गई या बुक हो गई, उसको हम ह्यूमन बीइंग ट्रीट करने लगते हैं। ओके, उम्मीद है मेरे को आपको ये समझाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। पर्सोनिफिकेशन से मतलब हमारा सीधा सीधा ये है कि नॉन लिविंग चीज़ें या जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है उसको कैसे हम ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में ट्रीट करने लगते हैं। ओके, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इन पर्सोनिफिकेशन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो नॉन लिविंग चीज है, ठीक है, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है या कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसको हम ऐसा मानते हैं कि जैसे उनमें लाइफ हो। ठीक है, लाइफ भी है और इंटेलिजेंस भी है, समझदारी भी है। ओके, तो इसमें आप देखिए एग्जाम्पल्स में कुछ मैंने पोएम के स्टैंजास के लाइन यहाँ पे पिक किए हैं। लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड्स, तो लाफ्टर को यहाँ पर जो है एज ए पर्सन दिखाया जा रहा है, लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड्स।
डेथ ले हिज आइसी हैंड्स। सो डेथ को भी यहाँ पर आप ये देखेंगे किस तरह से ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया जा रहा है कि डेथ जो है वो अपने ठंडा हाथ जो है वो किंग्स के ऊपर रख रहा है। तो इस तरह से डेथ के कभी हाथ नहीं होते, लेकिन हम ऐसा उसको ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे वो लिविंग बीइंग है। नेक्स्ट है प्राइड गोज फॉर्थ ऑन हॉर्स बैक। ठीक है, प्राइड को हम यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट है, लाफ्टर भी एब्स्ट्रैक्ट है, नॉन लिविंग भी है। ठीक है, ग्रैंड एंड गे बट कमिथ बैक ऑन फूड एंड बेग्स इट्स वे। सो ये सब एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का। इसमें उम्मीद है आपको क्लियर है कि पर्सोनिफिकेशन में हम नॉन लिविंग को लिविंग मानकर चलते हैं। चिल्ड्रन, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रोफे। एपोस्ट्रोफे क्या होता है? जिसमें हम किसी डेड को या किसी एब्सेंट को, कोई नॉन लिविंग को, या कोई भी ऐसे कोई भी मन में कोई भी आइडिया हो या किसी तरह का जो इमोशन है या कोई भी नॉन लिविंग थिंग है, राइट, उसको हम एड्रेस करते हैं। ओके, एक तरह से ये एक स्पेशल फॉर्म ऑफ पर्सोनिफिकेशन है। ओके, कोई अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको आप पर्सोनिफाई करके आप सोच रहे हैं, ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप पर्सोनिफाई करके सोच रहे हैं और उनको एड्रेस कर रहे हैं, ओके, एपोस्ट्रोफे में आप क्या करते हैं? एड्रेस कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एन एपोस्ट्रोफे इज ए डायरेक्ट एड्रेस, इट इज ए डायरेक्ट एड्रेस, एक तरह से डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड। कोई डेड है उसको डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं, टू द एब्सेंट, ओके, जो नहीं है, ठीक है, और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट। मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। एपोस्ट्रोफे इज ए डायरेक्ट एड्रेस, जब हम किसी को डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं, टू द डेड, टू द एब्सेंट, और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और एन आइडिया। ओके, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और एन आइडिया। तो एपोस्ट्रोफे में इसमें एग्जांपल देख के आप समझ सकते हैं। ये स्टैंजाज है, कुछ लाइंस हमने पिक किया है पोएम से। मिल्टन दो शुडस्ट बी लिविंग, तो मिल्टन को एड्रेस कर रहे हैं यहाँ पे। मिल्टन इज नो मोर बट वी आर एड्रेसिंग हिम देयर। ओके, ओ फ्रेंड आई नो नॉट विच वे आई मस्ट टेक, सो एड्रेसिंग द फ्रेंड। ओके, रोल ऑन दो डीप एंड डार्क ब्लू ओशन, तो ओशन को यहाँ एड्रेस किया जा रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, कोई भी चीज हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसको हम पर्सोनिफाइड मान के चलते हैं, ठीक है, लिविंग मान के चलते हैं। वो जजमेंट, लोगों की जो विजडम है या जो समझदारी है जिसकी हम बात करते हैं, जो सोचने समझने की शक्ति है, वो जजमेंट दो आर फ्लैट टू ब्रिटिश बीस्ट्स। तो यहाँ पर जजमेंट को जो है एड्रेस किया जा रहा है, एक आप देख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। ओ सॉलिट्यूड, ठीक है, वो सॉलिट्यूड वेयर आर दी चार्म्स, तो यहाँ पे सॉलिट्यूड को, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। तो डेड कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, कोई पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट आइडिया हो सकता है जिसको एड्रेस किया जाता है, जिसमें हम कहेंगे एपोस्ट्रोफे फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। तो चिल्ड्रन, द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या होता है? इसमें कोई भी चीज हम एग्जैजरेट करते हैं। एग्जैजरेट करना मतलब हम बड़ा चढ़ाकर किसी चीज को बोलते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कोई छोटी सी बात है, उसको इस तरीके से बोला जाएगा, जैसे हम हिंदी में एक मुहावरा है, तिल का ताड़ बनाते हैं, या बात को बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है। ओके, तो जब हम ओवर स्टेटमेंट करते हैं, आप देख सकते हैं, अ स्टेटमेंट विच इज मेड एम्फेटिक, हम एम्फेटिक कोई सेंटेंस को बनाते हैं बाय ओवर स्टेटमेंट, किसी चीज को आउट ऑफ प्रोपोर्शन जाकर हम बोलते हैं। ओके, तो आउट ऑफ प्रोपोर्शन हम चीजों को बोलते हैं, चीजों को जैसे हमने बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर जो चीज बोली है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एग्जाम्पल है, हेयर इज द स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीट इन दिस लिटिल हैंड। ओके, तो ये जो है एक एग्जैजरेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगला जो है, वाई मैन इफ द रिवर वर ड्राई आई एम एबल टू फिल इट विद टीयर्स। तो रियलिटी में तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई अपने टीयर से जो है रिवर को फिल कर देगा। ओके, तो यहाँ पर जैसे सभी ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीट इन दिस लिटिल हैंड, तो ये चीजें जो है हम बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, हाइपरबोल यूज किया जा रहा है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोल।
उम्मीद है ये भी बहुत ईजी है, समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी कोई क्वेश्चन है आप जरूर ड्रॉप करें कमेंट बॉक्स में। सो चिल्ड्रन, द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज यूफेमिज्म। यूफेमिज्म क्या होता है? इसमें हम कई बार ऐसा होता है कि कुछ शब्द या कुछ चीजें बहुत बुरी लगती हैं, उन बुरी शब्दों को या बुरी चीजों को ना बोलकर उसकी जगह हम कोई ऐसी वर्ड या ऐसी चीज बोलते हैं जो ज्यादा एक्सेप्टेबल होता है। ओके, जैसे डेथ फॉर एग्जाम्पल। डेथ जो है किसी को भी खुशी तो नहीं देती, डेथ किसी को दुखी देती है। तो इस तरीके से जो है कोई भी डिसअपॉइंटिंग वर्ड है उसकी जगह जो है कोई ऐसे वर्ड जो ज्यादा एक्सेप्टेबल हो। ओके, इस तरह से हम कई बार, जैसे आपके क्लास 9 में भी एक पोएम है, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो स्लम्बर का मतलब वहां क्या है? स्लम्बर एक इफेमिज्म है जो यूज किया गया है डेथ के लिए, एक डीप स्लीप के लिए यूज किया गया। स्लम्बर जो है वैसे नॉर्मली इसको हम क्या बोलते हैं, जब लिटरल मीनिंग अगर हम देखें तो डीप स्लीप होता है, वही हमने डेथ के लिए स्लम्बर को यूज किया है। तो हमने जो एग्जैक्ट जो डिसअपॉइंटिंग वर्ड या सैडनिंग वर्ड ना यूज करते हुए या डिसअग्रीएबल कोई वर्ड ना यूज करते हुए कोई ऐसे वर्ड यूज करते हो जो ज्यादा अग्रीएबल हो। ओके, इसमें जैसे देखो कि यूफेमिज्म कंसिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डिसअग्रीएबल थिंग बाय एन अग्रीएबल नेम। Okay, here look at the examples. He has fallen asleep. So here that means he is dead. Okay, यहाँ पे asleep का मतलब क्या है? dead से है। तो हमने जो dead word है वो शायद अच्छा ना लगे, तो उसकी जगह हमने asleep word यूज किया जो एक ज्यादा agreeable word है। ठीक है, यू आर टेलिंग मी ए फेरी टेल, दैट मीन्स यू आर टेलिंग ए लाई। ओके, तो लाई जो है वो शायद आपको अच्छा ना लगे, तो उसकी जगह हमने यूफेमिज्म यूज किया है फेरी टेल का। ओके, तो इस तरीके से जो है हम वर्ड यूज करते हैं जो ज्यादा अग्रीएबल है, बजाय उन वर्ड्स के जो अग्रीएबल ना हो। ओके, जो ज्यादा सैडनिंग हो, डिसअपॉइंटिंग हो, तो उसकी जगह अग्रीएबल वर्ड हम यूज करते हैं। So children, the next very common form of figure of speech that we are going to discuss is oxymoron. Oxymoron को अगर सीधी और आसान शब्दों में हम समझे वो ये है कि जिसमें दो अलग अलग मतलब दो ऑपोजिंग क्वालिटी की चीजों को हम एक साथ एक ही टाइम में बोलते हैं। राइट, दोनों वर्ड जो हैं, दो वर्ड्स ऐसे यूज होते हैं जो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब जो ऑपोजिंग चीजें हैं और एक ही समय पर जो है हम उन ऑपोजिंग वर्ड्स को यूज करते हैं। तो जैसे आप देखेंगे, जैसे टू कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज, जब टू कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज आर प्रिडिक्टेड एट वंस, ठीक है, ऑफ द सेम थिंग, एक ही चीज के दो कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटी को हम एक ही समय में प्रिडिक्ट करते हैं। अब जैसे देखो इसमें एग्जांपल है, हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर। तो ऑनर और डिसऑनर, हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर, तो दोनों जो है अपोजिंग है, ऑनर एंड डिसऑनर, एंटीथेसिस है। ठीक है, एंटीथेसिस मतलब अपोजिंग वर्ड्स ऑफ अपोजिंग क्वालिटीज व्हेन दे आर यूज्ड एट द सेम टाइम। ओके, शी एक्सेप्टेड इट एज अ काइंड क्रुएलिटी, काइंड भी है क्रुएलिटी भी है, तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल? तो इसलिए अब काइंड क्रुएलिटी जो दोनों वर्ड है ये अपोजिंग क्वालिटी के वर्ड्स है। किसके लिए यूज करें? ऑफ द सर्जन्स नाइफ के लिए। तो एक ही चीज के लिए हम दो अपोजिंग क्वालिटीज हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? सो चिल्ड्रन, द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज आयरनी। आयरनी भी एक बहुत ही कॉमन फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हम कहते हैं, जो शब्द या जो वाक्य हम कहते हैं, उसका जो लिटरल मीनिंग है, जो शाब्दिक अर्थ है, और जो उसका रियल मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन लिटरल मीनिंग के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। यानी कि जो लिटरल मीनिंग देखा जाए, यानी कि हम बात करते हैं जो रियल मीनिंग जो हमने कहा है, उसका जो रियल मीनिंग है वो लिटरल मीनिंग के बिल्कुल ऑपोजिट है। मतलब अगर हम वर्ड टू वर्ड के मीनिंग पे जाए, लिटरल मीनिंग पे जाए, शाब्दिक अर्थ पे जाए, तो उसका जो अर्थ होता है और उसका जो रियल मीनिंग होगा वो दोनों बिल्कुल ऑपोजिट होंगे। कई बार हम ऐसा भी कहते हैं कि कोई, मान लीजिए आप किसी कोई अगर स्कूल में बच्चा लेट आ रहा है तो हम बोल देते हैं कि लुक ही हैज कम सो अर्ली, जबकि वो बच्चा लेट आया है। तो इस तरीके से भी जो है हम जब बातों को करते हैं, सटायर भी करते हैं एक तरह से,
जब हम एक इसका हालांकि एक और फिगर ऑफ स्पीच है पन, वो हम इसमें जो है फिलहाल हम आयरनी डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको आप समझिए कि इट्स ए मोड ऑफ स्पीच, एक मोड ऑफ स्पीच है in which the real meaning is exactly opposite of that which is literally conveyed। जो literally convey हो रहा है, जो भी हमारा word to word meaning है और जो real meaning है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल opposite। ओके, तो आप ये देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देखेंगे। He was my friend, faithful and just to me, ये जो लाइन लिया है जूलियस सीजर से स्टेंजा है ये। बट ब्रूटस सेज ही वाज एम्बिशियस एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। तो यहाँ पर एंथनी की स्पीच का एक पार्ट लिया हुआ है जिसमें वो कहते हैं कि इस सारे कहने के बाद भी, हालांकि वो डिसएग्री कर रहे हैं ब्रूटस से, कि ब्रूटस कहते हैं कि जूलियस सीजर जो है वो एम्बिशियस है, बट वो डिसएग्री कैसे कर रहे हैं, बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से आंसर करते हैं, आयरनिकल तरीके से वो जवाब देते हैं। उसमें कहते हैं बट ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। ठीक है, तो ये यहाँ पे आयरनी यूज किया गया है। नो डाउट बट ये आर द पीपल एंड विजडम शैल डाई विद यू। ओके, विजडम शैल डाई विद यू। सो लॉट ऑफ things that though we can use many more, we could have used more examples over here to show irony, but in simple way we can understand what we are saying and what is the real meaning of what we are saying is exactly opposite of what is the literal meaning that is being conveyed। so irony में जो हम कह रहे हैं उसका जो रियल मीनिंग है और जो उसका लिटरल मीनिंग है बिल्कुल ऑपोजिट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रांसफर्ड एपिथेट। इसमें क्या होता है कि जो एपिथेट होता है वो ट्रांसफर होता है, प्रॉपर वर्ड से हटकर वो किसी और वर्ड के साथ लिखा जाता है, राइट? किसी और वर्ड के साथ लिखा जाता है, हालांकि वो वर्ड का इंपॉर्टेंस है उस पूरे सेंटेंस में, बट हम क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पर एडजेक्टिव जिस नाउन के साथ हम यूज कर रहे हैं या जो वर्ड हम किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर रहे हैं वो उस नाउन के साथ यूज नहीं हो रहा है, वो किसी और नाउन के साथ यूज हो रहा है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल, पहले मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ। एन एपिथेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट्स प्रॉपर वर्ड। ठीक है, जो प्रॉपर वर्ड जिस वर्ड के साथ इसको यूज होना था वो उसके साथ यूज ना होकर किसी और वर्ड के साथ उसको यूज किया जाता है, एंड दैट इज ऑल्सो क्लोजली एसोसिएटेड विद इट in the sentence, right? Next we are going to see some examples here। आप examples देखें। he passed a sleepless night। तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो adjective यहाँ पे use हुआ है sleepless night, noun कौन सा है यहाँ पर, night जो है as a noun use हुआ है, तो sleepless night, it is not the night which is sleepless, it is some person who is having some sleepless night, not the night itself is sleepless। so we are using this adjective sleepless with night, but actually this word sleepless is meant for somebody who could not sleep, right? so sleepless night, night अपने आप में जो है वो sleepless नहीं है, ठीक है, night sleepless नहीं है, कोई इंसान sleepless हो सकता है, तो इसलिए ये जो वर्ड हमने sleepless night के साथ यूज किया है, तो ये हम उस प्रॉपर वर्ड के साथ यूज नहीं कर रहे हैं, राइट? किसी और वर्ड के साथ यूज करें, जबकि इस वर्ड का भी पूरे सेंटेंस में एक आपका एसोसिएशन है, एक इंपॉर्टेंस है, ठीक है। दूसरा इसमें हम देखते हैं क्लास 9 के पोएम से भी ये कुछ स्टैंजास इसमें से पिक किए हैं। एंड द मेलंकली डार्कनेस, तो मेलंकली डार्कनेस जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एपिथेट का एग्जांपल है। आप देख सकते हैं कि डार्कनेस अपने आप में कोई सैड नहीं है, मेलंकली डार्कनेस सैडनेस को ही शो करता है, तो डार्कनेस अपने आप में सैड नहीं है, इट मस्ट बी समबडी। जैसे डार्क क्लाउड्स की बात करें, रेन ऑन द रूफ की पोएम से लिया गया हुआ ये स्टैंजा है, तो इसमें somebody must be in pain, somebody must be sad, okay, not the melancholy itself, we would say the darkness is not sad, okay, it is not the darkness, rather somebody might be there who might be sad, not the darkness itself is sad, okay। तो जो एडजेक्टिव या जो भी वर्ड हम यूज कर रहे हैं किसी नाउन के साथ उसको क्वालिफाई करने के लिए, वो प्रॉपर वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको एक उसी वर्ड के साथ यूज कर रहे हैं क्योंकि उसका पूरे सेंटेंस में एक एसोसिएशन है,
ठीक है, यहाँ पे देखें एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, तो ये ड्रीमी जो है फैंसी के साथ यूज हुआ है। फैंसीज जो इमेजिनेशन ये सब होते हैं, तो फैंसी अपने आप में इमेजिन नहीं करता है, ठीक है। इट इज समबडी और सम चिल्ड्रन और सम पीपल, सम लिविंग बीइंग्स, दे ड्रीम, not the fancy. Okay, so we have used the word dreamy along with this word fancies, but it is not the proper word over here, yet we are using dreamy with fancies because this word also has an importance in the whole sentence. Okay, so this is it, children, and I hope most of the common form of figure of speech that we have discussed here, you are through them, you have understood them. And if you have still any questions left, you can drop your questions in the comment box. I'll definitely reply back to you. I'll definitely sort out your problems, right? And those who are new on the channel, please do subscribe the channel. And thank you so much for being with me. Bye bye.